हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सनी। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है इटली यूनिफाइड। ठीक ना, कि किस तरीके से इटली को यूनिफाई किया गया, किस तरीके से इटली को एक किया गया। ठीक ना, इसी के बारे में आज का वीडियो हमारा रहेगा। ठीक ना, इसके पिछले वीडियो में हम लोग ने जर्मनी के यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, किस तरीके से जर्मनी में यूनिफिकेशन हुआ। ठीक ना, जर्मनी को किस तरीके से एक किया गया, उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक ना, जिसमें हम लोगों ने ऑटो वन बिस्मार्क के बारे में देखा था। ठीक ना, ऑटो वन बिस्मार्क कौन थे? चीफ मिनिस्टर थे प्रूसियन एम्पायर के, और वहाँ के जो राजा थे विलियम फर्स्ट के बारे में हम लोग जाने थे। ठीक ना, इन सारे लोगों के बारे में हम लोग पढ़े हुए थे। आज हम लोग जानेंगे कि इटली यूनिफाई कैसे होता है। ठीक ना, तो जैसे और भी स्टेट्स से, जैसे जर्मनी था, प्रूसिया एम्पायर था, उसी तरीके से इटली का भी हिस्ट्री कुछ वैसा ही रहा है। ठीक ना, इटली अलग अलग भागों में बटा हुआ था, अलग अलग उसके लैंड जो थे अलग अलग भागों में बटे थे। ठीक ना, करीब 15 सेंचुरी तक आते आते, या जो मिडिल था, ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ 19 सेंचुरी, सॉरी 15 सेंचुरी नहीं, 19 सेंचुरी के मध्य में इटली लगभग 7 स्टेट्स में बटा था। कितने स्टेट्स में बटा था बाबू? 7 स्टेट्स में बटा था, जिसमें मात्र एक ही स्टेट ऐसा था जिसका नाम था सार्दिनिया पिडोमेंट, जिसपे इटली के प्रिंस, मतलब जो आज के मेन इटली है, वहाँ के जो लोग हैं, मेन इटली के लोग वहाँ पे राज करते थे। ठीक ना, मतलब एक ही स्टेट था 7 स्टेट में से, जहाँ पे क्या होता था, मतलब मेन आज जो इटली हम जानते हैं। ठीक ना, उस इटली के लोग मतलब वहाँ पे शासन करते थे। ठीक ना, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। और बाकी जो जगह था, ठीक ना, वहाँ पे मोनार्च, अलग अलग मोनार्च रूल करते थे, अलग अलग मोनार्च का शासन हुआ करता था। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग थोड़ा समझेंगे कि किस तरीके से अलग अलग भागों में बटा था, उसको थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि इटली जो था अलग अलग पार्ट में किस तरीके से, इटली का थोड़ा सा लैंड वगैरह हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से था। ठीक ना, तो इटली जो था, ठीक ना, अलग अलग भागों में, मतलब मेनली 4 भागों में बटा था। एक उसका नॉर्दर्न पार्ट था। ठीक ना, नॉर्दर्न पार्ट पे कौन रूल करते थे बाबू? नॉर्दर्न पार्ट पे रूल किया जा रहा था हैप्सबर्ग एम्पायर द्वारा। कौन से एम्पायर द्वारा? हैप्सबर्ग एम्पायर द्वारा। इटली के नॉर्दर्न पार्ट में हैप्सबर्ग एम्पायर का रूल था। ठीक ना, फिर ये वाला बीच वाला पार्ट क्या है? बीच वाले पार्ट को क्या बोला गया? पेपल स्टेट। पेपल स्टेट पर किसका रूल होता? पेपर स्टेट पर रूल कौन करते थे? पोप करते थे। पोप कौन होते हैं बाबू? जो क्रिश्चियनिटी के जो हेड होते हैं उनको पोप कहा जाता है। तो बीच में सेंट्रल इटली में किसका रूल होता था? किस मोनार्च द्वारा रूल किया जा रहा था सेंट्रल इटली में? पोप द्वारा। ठीक ना, यहाँ तक चीज़ें हो गई। फिर नीचे देखोगे, यानी साउथ में जाएंगे। ठीक ना, किस में जाएंगे? साउथ में जाएंगे तो यहाँ पे किंगडम ऑफ बोथ सिसिल्स या 2 सिसिल्स भी कह सकते हैं। साउथ में इनके द्वारा रूल किया जा रहा था। इनमें कौन रूल कर रहा था, मतलब इस एरिया में किसका रूल था? इस एरिया में स्पेन के जो बर्बन फैमिली थी वो यहाँ पे शासन कर रही थी। ठीक ना, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। और यहाँ पे एक जो इलाका था सार्दिना पिडमोंट, ठीक ना, जहाँ पे इटली का, मतलब इटली जो यूनिफाई करवाना चाहती थी, वहाँ पर मात्र इटली का एक ही जगह पर शासन हुआ करता था। यहाँ तक आपको पूरा लोकेशन क्लियर हो गया होगा कि इटली 4 पार्टों में बटा था। नॉर्दर्न में हैप्सबर्ग एम्पायर का रूल था। ठीक ना, सेंट्रल रीजन में किसका रूल हुआ करता था? पोप का। ठीक ना, और नीचे यानी साउथ में किंगडम ऑफ सिसिल्स था। ठीक ना, और इधर यानी वेस्ट साइड में देख लें। ठीक ना, वेस्ट साइड में तो आपको मिलेगा सार्दिनिया पिडमेंट, जहाँ पे सार्दिनिया पिडमेंट पर ही बस केवल इटली के रूलर रूल करते थे। मतलब जो मेन इटली है वहीं पे उसका शासन था। बाकी जगह पर जो आज इटली हम जानते हैं, उसमें सार्दिनिया पिडमेंट ही ऐसा जगह था जहाँ पे मेन इटली के रूलर थे या रूल करते थे, और बाकी जगह पे अदर मोनार्च का कब्जा था। ठीक ना, अब देखिए, अब कब्जा था तो इनको क्या करना था? इस कब्जे को छुड़वाना था। ठीक ना, इस कब्जे को क्या करना? छुड़वाना था। तो छुड़वाने का जो जिम्मा था, मतलब इटली को एक करना था। इटली को एक करना था तो किस तरीके से कर सकते थे? युद्ध करके। ठीक ना, प्रयास करके हम क्या कर सकते थे? युद्ध वगैरह करेंगे तभी तो उनको एक कर पाएंगे। इटली को अलग अलग जो मोनार्च थे उनको हराएंगे तब ना एक करेंगे। और उसके पीछे मकसद भी था। ठीक ना, और इसका जिम्मा किसको दिया गया था? इसका जिम्मा जो पूरा
भार था, ठीक ना, आज़ाद करवाने का या एक करवाने का, वो था किंग इमैनुअल टू के पास, किंग विक्टर इमैनुअल टू के पास। अब आप बोलेंगे सर किंग विक्टर इमैनुअल टू कौन है? तो ये सार्डिनिया पिडमोंट के राजा हुआ करते थे, जो एकमात्र इटालियन प्रिंसली स्टेट था, उसी के राजा हुआ करते थे। कौन? किंग विक्टर इमैनुअल टू, ठीक ना, जिन्होंने पूरे इटली को यूनिफाई करने का जिम्मा लिया हुआ था, ठीक ना। यहाँ तक आपको चीज़ें पता चल गई होंगी कि इटली कितने अलग अलग भागों में बटा था, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक ना। और उसमें आप ये भी समझ गए होंगे कि किस तरीके से कैसे रूल हुआ करता था और किसका मतलब जिम्मा मिला था कि वो क्या करे, इटली को यूनिफाई कराए, ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज, ठीक ना, इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज मतलब कौन कौन से लोगों ने, ठीक ना, महत्वपूर्ण योगदान दिया इटली को यूनिफाई करवाने में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे गुस्सीपे मैजिनी के बारे में। गुस्सीपे मैजिनी के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक ना, जब रेवोल्यूशनरीज पढ़ रहे थे उसमें आपको गुस्सीपे मैजिनी के बारे में मैंने बताया था, ठीक ना। तो सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि इन्होंने क्या रोल प्ले किया था। तो इन्होंने पूरे इटली को एक करने का, ठीक ना, एक प्रोग्राम बनाया था, ठीक ना। एक सोसाइटी भी इन्होंने, सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई हुई थी, जिससे जो आइडियोलॉजी है, ठीक ना, लोगों को विचारधारा है, एक कर सके, ठीक ना, और एक साथ मिलकर आवाज़ उठा सके, जिसका नाम था यंग इटली। यंग इटली आप पढ़े भी होंगे, एक सीक्रेट सोसाइटी फाउंड की गई थी गुस्सीपे मैजिनी के द्वारा बर्न में। बर्न कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, ठीक ना। किस चीज़ के लिए? कि अपनी जो गोल्स हैं, जो इनका लक्ष्य है, उसको पा सके, ठीक ना। लेकिन ये असफल रहे। ये क्या रहे बाबू? असफल रहे, ठीक ना। जो रेवोल्यूशन हुआ उसमें ये असफल रहे, ये सक्षम नहीं हुए इटली को यूनिफाई करने में, ठीक ना। तो दो बार असफलता हाथ लगी, 1831 में और 1848 में, ठीक ना। दो बार इनको असफलता हाथ लगी और इसके बाद से सारा जिम्मा, जैसे मैंने बताया, कि किसके पास आ गया था? किंग विक्टर इमैनुअल टू। ये कहाँ के राजा थे? एकमात्र जो प्रिंसली स्टेट था, ठीक ना, जिस इटालियन प्रिंसली स्टेट यानी सर्दानिया पिडमोंट के राजा थे किंग विक्टर इमैनुअल टू। इन्होंने ये जिम्मा ले लिया कि हाँ अब हम क्या करेंगे, इटली को यूनिफाई कराएंगे, ठीक ना, इटली को एक करेंगे। और इसके लिए उन्होंने क्या मतलब तर्क दिया कि अगर हम इटली को एक कर देंगे तो हम यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी जो आर्थिक विकास है वो अच्छे तरीके से कर सकेंगे, मॉडर्न प्रिंसिपल लाएंगे। ये सारी चीज़ें मतलब उनके दिमाग में थी, जिस तरीके से जर्मनी में हुआ था। और इससे क्या होगा, अगर ऐसे ही करेंगे तो जैसे हम लोग पढ़े भी थे पिछले पिछले भी वीडियो में हम लोग देखे थे कि अब क्या होता था कि अब मिडिल क्लास तो पहले आवाज़ उठाते थे, लोअर मिडिल क्लास आवाज़ उठाते थे, अब जो कंजर्वेटिव्स थे, ठीक ना, वो भी मतलब वो भी किस चीज़ की डिमांड करने लगे, वो भी चीज़ डिमांड करने लगे कि हमको यूनिफिकेशन चाहिए, ठीक ना, हमें यूनिफाइड होना है। तो यहाँ पे भी उसी तरीके का चीज़ें देखने को मिली, ठीक ना। अब इन्होंने क्या किया, ये जिम्मा जो भी लिया था इसको उन्होंने क्या किया, अपने जो नीचे के मिनिस्टर्स थे उनको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दिया। जिस तरीके से जर्मनी में हुआ था कि जो राजा थे, ठीक ना, वहाँ पे विलियम वन, उन्होंने किस तरीके से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दिया था? ऑटो वन बिस्मार्क को, जो वहाँ के प्रूसिया के चीफ मिनिस्टर थे, प्रूसियन एम्पायर के चीफ मिनिस्टर थे, उनको अपना जिम्मा सौंप दिया था। उसी तरीके से यहाँ पे जो सीएम थे, चीफ मिनिस्टर, किस एम्पायर के? सार्डिनिया पिडमोंट के जो चीफ मिनिस्टर थे, कैबोर, क्या नाम था उनका? कैबोर, ठीक ना, उनको उन्होंने क्या किया, जिम्मा सौंप दिया। किन्होंने जिम्मा सौंपा? किंग विक्टर इमैनुअल टू। कहाँ के राजा थे? सार्डिनिया पिडमोंट के राजा थे, जो एकमात्र इटालियन प्रिंसली हाउस था, ठीक ना, उस समय। तो इन्होंने अपना जिम्मा सौंप दिया कि आप किसी तरीके से क्या कीजिए, पूरे इटली को यूनिफाई कीजिए, ठीक ना, पूरे इटली को आपको क्या करना है, यूनिफाई करना है। इन्होंने ये जिम्मा इनको दे दिया। अब इन्होंने क्या किया, पहले तो ये ना तो रेवोल्यूशनरी थे, ठीक ना, रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते थे, ना ही ये डेमोक्रेट थे, मतलब ये दोनों आइडियोलॉजी में से किसी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते थे। बस इनको एक वर्क सौंपा गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा गया, ठीक ना, एज ए सीएम के तौर पे, ठीक ना। तो इन्होंने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया, ठीक ना। और ये इनका जो फ्रांस से था रिलेशन अच्छा था, फ्रांस से क्या था, बहुत अच्छे रिलेशंस थे, ठीक ना, बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंच बोलते भी थे, ठीक ना, और फ्रेंच बोलते थे और बहुत डिप्लोमेटिक टाइप के इंसान थे, मतलब कूटनीति बहुत अच्छा से कर सकते थे, राजनीति में बहुत माहिर थे आदमी थे। तो इन्होंने क्या किया, एक चतुर तरीके से कूटनीतिक गठबंधन करके, मतलब किसके साथ? फ्रांस के साथ। फ्रांस उस समय तो
क्या हो गया था, यूनिफाई हो चुका था। तो इन्होंने एक चतुर तरीके से कूटनीति करके, ठीक ना, फ्रांस के साथ गठबंधन करके इन्होंने क्या किया, जो इटली का ऊपर वाला पार्ट था, ऊपर वाला पार्ट कौन सा, हैप्सबर्ग एम्पायर, ठीक ना, ऊपर वाला पार्ट कौन सा बाबू, हैप्सबर्ग एम्पायर, इसको उन्होंने क्या किया, जीत लिया। इसको उन्होंने क्या किया, जीत लिया। और जो भी ऑस्ट्रियन फोर्सेस थे उनको इन्होंने क्या किया, हरा दिया। मतलब जो हैप्सबर्ग एम्पायर इटली का, यानी जो नॉर्दर्न पार्ट था, नॉर्दर्न इटली था, उसको, उस पर इन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया। 1859 आते आते इन्होंने उस पर जीत हासिल की, ठीक ना। सीएम कौन से सीएम थे, कैबोर, ठीक ना। इसके अलावा और भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक ना, इटली को यूनिफाई करने में। उनका नाम था गुसुपी गैरिबाल्डी, ठीक ना, कंफ्यूज मत होइएगा गुसुपी मैजिनी से। इनका नाम गुसुपी गैरिबाल्डी था। इन्होंने भी इस लड़ाई में पार्टिसिपेट किया बहुत अच्छे तरीके से। इन्होंने क्या किया, किस तरीके से पार्टिसिपेट किया, इनके पास भी बहुत सारे वॉलेंटियर्स थे, मतलब इनके पास भी बहुत सारे मेंबर थे, ठीक ना, इनके साथ देने वाले लोग थे। इन्होंने अपनी नेतृत्व में इन्होंने क्या किया, इस लड़ाई में पार्टिसिपेट किया, मतलब अपना नेतृत्व किया, अपना लीडर घोषित कर लिया अपने आप को। और बहुत सारे जो इनके साथ वॉलेंटियर्स थे, सैनिक थे, उनको लेकर ये चले गए किस भाग में, साउदर्न इटली में चले गए। साउदर्न इटली में किसका शासन हुआ करता था, साउदर्न इटली में बर्बन फैमिली राज्य करती थी, किस पे, किंगडम ऑफ टू सिसिल्स पे, ठीक ना। उसमें कौन सी डायनेस्टी, बर्बन फैमिली रूल करती थी, स्पेन की। कहाँ की, स्पेन की। यहाँ पे फ्रांस की नहीं बाबू, किसकी, स्पेन की। जो बर्बन फैमिली थी वो रूल करती थी, यानी स्पेनिश रूलर वहाँ पे रूल करते थे। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पे जो लोकल पीजेंट्स थे, लोकल पीजेंट्स यानी जो वहाँ पे घरेलू जो किसान थे, उन्होंने पहले क्या किया, उनसे सपोर्ट मांगा, उनका सपोर्ट जीता, ठीक ना। उनका सपोर्ट हासिल करने के बाद उन्होंने क्या किया, धावा बोल दिया। किस पे धावा बोल दिया, जो उस समय स्पेनिश रूलर थे, जो किंगडम ऑफ टू सिसिल्स को, मतलब किंगडम ऑफ टू सिसिल्स पर जिनका अधिकार था, उन पर धावा बोल दिया और उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया। उनको वहाँ से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। और इस तरीके से क्या हो गया, पूरा इटली हमारा यूनिफाई हो गया। और जो सेंट्रल पार्ट था, यानी पेपल स्टेट, बाद में देखा कि क्या हुआ, नॉर्दर्न पार्ट भी एक हो गया, मतलब नॉर्दर्न पार्ट भी इटली के हिस्से में चला गया, साउथ वाला भाग भी इटली के हिस्से में चल गया। तो ये जो पेपल स्टेट था, ठीक ना, जो सेंट्रल इटली था, ये अपने आप ही क्या हो गया, इटली में मिल गया, ठीक ना। मतलब इन यहाँ के जो भी रूलर्स थे, जो भी मुनाज थे, उन्होंने क्या किया, अपनी पावर, मतलब पावर को क्या किया, डाइल्यूट कर दिया, ठीक ना, पावर बांट दिया, ठीक ना, पावर शेयरिंग कर ली, ठीक ना। और ये भी क्या हो गया, इटली का हिस्सा बन गया। तो इस तरीके से पूरा यूनिफिकेशन हुआ, किसका, इटली का। इटली के यूनिफिकेशन में तीन इम्पोर्टेंट लोगों ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। पहला गुसिपी मैजिनी, सेकंड कौन थे, किंग विक्टर इमैनुअल टू, ठीक ना। सेकंड किंग विक्टर इमैनुअल टू, तो मतलब क्या, वो भी इम्पोर्टेंट रोल ही प्ले किए बस वो, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल कैबोर ने प्ले किया, जो चीफ मिनिस्टर थे। और एक और लीडर कौन थे, गुसिपी गैरिबाल्डी, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक ना। और 1861 में क्या होता है, जो विक्टर इमैनुअल टू होते हैं, ठीक ना, वो खुद को क्या करते हैं, यूनाइटेड इटली, मतलब जो एक इटली हुआ था, ठीक ना, जो अलग अलग पहले भागों में बटा था, उससे जब एक हो गया था, तो उसके खुद को वो क्या कर लेते हैं, अपने आप को राजा घोषित कर लेते हैं यूनाइटेड इटली का, ठीक ना। कह रहे हैं कि लेकिन जो बहुत सारे उस समय इटली का जो पॉपुलेशन थी, जो आबादी थी, ठीक ना, वहाँ पे इलिटरेसी बहुत हाई था। इलिटरेसी मतलब समझते हैं ना, असाक्षरता, मतलब पढ़े लिखे वो लोग नहीं थे, बहुत ज़्यादा अनपढ़ टाइप के थे, ठीक ना। और ये वे लोग इतने मतलब अनजान थे, ठीक ना, मतलब वो बहुत ही अनजान टाइप के आदमी थे। बहुत सारे जो लिबरल आइडियोलॉजी थी उसको, उससे बिल्कुल अनजान थे, मतलब उनको उसके बारे में कुछ नहीं पता था। लिबरल आइडियोलॉजी क्या होती है, जैसे कि लिबरल आइडियोलॉजी यही थी ना कि हमको क्या करना है, अपने कंट्री को नेशन स्टेट बनाना है, ठीक ना, अपने कंट्री को क्या करना है, नेशन स्टेट बनाना है, ठीक ना, और एज वेल एज क्या करना है, उसको यूनिफाई करना है। तो इस आइडियोलॉजी से वो बिल्कुल अनजान थे, ठीक ना। कौन, जो इटली के जो बहुत सारी जनसंख्या थी वे लोग, ठीक ना। खासकर जो पीजेंट जो विद्रोह हुआ था ना, पीजेंट द्वारा जो विद्रोह हुआ था किंगडम ऑफ टू सिसिल्स में, तो जब वहाँ पे जो गैरिबाल्डी थे, ठीक ना, साउदर्न इटली में, जो जब आवाज़ उठाना होता था, जब मतलब विद्रोह कर रहे थे, तो उन्होंने इटालिया शब्द का यूज किया था, ठीक ना, मतलब अपने वॉलेंटियर्स का, अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए।
तो उनको लगता था, मतलब उन किसानों को लगता था कि ये इटालिया मतलब क्या है, उनको बुझते वो उस समझते थे कि ये विक्टर इमेनुअल्स की वाइफ है, यानी जो राजा हैं, ठीक ना, कौन राजा, कौन किंग विक्टर इमेनुअल टू सार्डिनिया में पिडमोंट के जो राजा हैं, उन्हीं की वाइफ को इन्होंने क्या किया है, कैद कर लिया है। इसी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं। मतलब वो बहुत ही अनजान टाइप के थे, ठीक ना। तो इस तरीके से आप, मतलब एक बुक में दिया हुआ था, इसको बस आपको जानना था, ठीक ना। इस तरीके से हमने पूरी चीज़ों को समझ लिया कि इटली यूनिफाई कैसे होता है, ठीक ना। तो हम लोगों ने दो कंट्री के यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ा, पहला जर्मनी, दूसरा इटली, ठीक ना। पूरे अच्छे तरीके से मैंने आपको इटली का यूनिफिकेशन समझा दिया। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे जो आपके बुक में हेडिंग दिया है, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। यहाँ पे किस तरीके से इसको यूनिफाई किया गया, स्ट्रेंज केस क्यों बोला, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।